नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोप की सिचुएशन को समझना सबसे पहले। दोस्तों, यूरोप हमारे लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि यूरोप एज अ स्टेट अगर हम देखें तो इवेंचुअली उसी ने हमें कॉलोनाइज किया, और यूरोप के कॉलोनाइजेशन से लिंक्ड है इंडिया का डीकॉलोनाइजेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो एक छोटे से वीडियो में क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं यूरोप की सिचुएशन का फ्रॉम मिडीवल टू मॉडर्न टाइम्स। मिडीवल टाइम्स में यूरोप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर और एक्टर अगर आप कहें वो थे चर्च एंड किंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यूरोप में मिडीवल टाइम्स में पीपल जो लोग रहते थे वहाँ पे, उनकी थिंकिंग के ऊपर कर्ब्स लगाए जाते थे। कर्ब्स इस तरीके से लगाए जाते थे कि जो यूरोपियन किंग होता था, यूरोपियन मोनार्क होता था, और साथ में यूरोपियन चर्च होती थी जो पूरे सोसाइटीज़ में होती थी, ये मिल के दोनों एक दूसरे के साथ लोगों को ये बात बोलती थी कि आपको जितनी बात हम बताएं केवल उतनी ही बात को आप एक्सेप्ट करें। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट ड्यूरिंग द मिडीवल टाइम्स किंग एंड द चर्च प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. They tried to create a narrative in the society. They tried to control the thinking of the man. Their objective was very simple, that they only wanted to say one thing, that at any cost man should not question the church. Man should not question the king. Now, at the same time, during the medieval times, the Europeans were also doing trade with the Asians. तो एशिया के जितने यहाँ पर कंट्रीज थी, यूरोपियंस क्या कर रहे थे दोस्तों, मिडीवल एरा में इनके साथ ट्रेड भी कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, परंतु ये व्यापार डायरेक्ट नहीं होता था। इस व्यापार को करने में यूरोप के और एशिया के बीच में जो लोग थे वो थे ओटोमन टर्क्स। ओटोमन टर्क्स एशिया से चीज़ों को खरीदते थे, खरीदने के बाद इनको यूरोपियन मार्केट्स में बेचते थे। अब जब ये एशिया से चीज़ खरीद के यूरोपियन मार्केट्स में बेच रहे थे, इस दौरान ओटोमन टर्क्स कमीशन कमाते थे। अब जब इन्होंने ये कमीशन कमानी शुरू करी तो ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो गए। इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बाद इन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ डेवलप करी। इस मिलिट्री स्ट्रेंथ को डेवलप करने के बाद इन ओटोमन टर्क्स ने अपना एक्सपेंशन वेस्टर्न साइड पे किया, यानी कि यूरोपियन साइड पे किया। और जब इन्होंने ये एक्सपेंशन यूरोपियन साइड पे किया, इसकी वजह से 1453 में यूरोपियन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी जो उनकी टेरिटरी की थी, कॉन्स्टेंटिनोपल, वो टर्क्स के हाथ में आ जाती। अब जो यूरोपियंस हैं बड़े अपसेट हो जाते हैं। यूरोपियंस को अब ये लगता है कि भाई अब हम ट्रेड कैसे करेंगे, अब हमारे को एशिया से कमोडिटीज़ कैसे मिलेंगी। यूरोपियंस के अंदर एक फियर बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है। इस फियर को, इस डर को अब कैसे दूर किया जाए? इस फियर और डर को दूर करने के लिए कई यूरोपियंस बड़े एंटरप्राइजिंग होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम समुंदर में खुद जाके ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट ढूंढ लेंगे। अब जब वो ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट ढूंढने के लिए पानी में निकलते हैं तो चर्च उनको बोलती है कि नहीं, आप पानी में मत जाइए, आपको जहाँ तक समुंदर दिख रहा है वो वहीं तक है, उसके आगे आप गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, that the church was controlling the narrative in the society. The Europeans at that time during the medieval era were trading with the Asians. When they were trading with the Asians, an important aspect was that in that trade they were not trading directly, they were trading through the Ottoman Turks who were acting as intermediaries. These Ottoman Turks who were acting as intermediaries would buy the commodities from Asia and sell them to Europe. And as a result of which, these Ottoman Turks, these guys accumulated a huge amount of wealth. Now, when these people accumulated a huge amount of wealth and they became economically prosperous, what do you do with that economic prosperity? You start militarily expanding. And these Ottoman Turks started expanding towards the west, which was towards Europe. And in 1453, they occupied the city of Constantinople. And as a result of which, Europe was in a panic. The panic was that now how will we trade? From where will we get the commodities? And it is in this process that certain enterprising Europeans, they came together, they said, no, fine, even if they have captured us and our cities and are now controlling the trade routes, that's not a problem. We are going to venture out on our own and we are going to get control of
the alternative trade routes through the sea. But when they ventured into the sea, the problem was that the church started telling them that, boss, don't go into the sea, because the sea is only existing till the place where you can see it from your naked eye. After that you will fall down and you will drown. But these guys said, no, nothing doing, even if we are going to go and drown, we are going to go ahead. तो कई दिलचस्प ये जो एंटरप्राइजिंग टाइप के यूरोपियंस थे, ये निकल गए पानी में। अब जब ये पानी में निकले, ये ट्रैवल करते करते डिस्टेंट लैंड्स को देखने लगे। ये ट्रैवल करते करते अमेरिका पहुंच गए, अफ्रीका पहुंच गए, एशिया पहुंच गए, साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए। इन्होंने कहा कि यार चर्च तो हमारे को झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप पानी में ट्रैवल करके जाओ तो डिस्टेंट लैंड्स मिल रहे हैं। अब जब डिस्टेंट लैंड्स इनको मिले, इन्होंने जाके डिस्टेंट लैंड से ट्रेड किया, वहाँ से सामान उठाया, लेके आए वापस यूरोप में, लाके लोगों को दिखाया कि देखो चर्च झूठ बोल रही थी। लोगों को भी लगा यार दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पीपल सेड कि हाउ कैन द चर्च से दिस, वी वर ब्लाइंडली बिलीविंग द चर्च, दिस इज रॉन्ग। People started getting a new sense of feeling. That new sense of feeling was that we should not accept anything that anybody says without verifying. And this entire thing created a movement in Europe which was called Renaissance. तो यूरोप में एक रेनेसां के नाम की मूवमेंट चालू हो गई। रेनेसां में लोगों ने बोला कि भाई हम बिना किसी के पूछे अगर वो चीज़ वेरीफाइबल नहीं है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चर्च अगर कुछ बोल रही है वेरीफाई करेंगे, अगर चर्च बोल रही ठीक है तो ठीक है, अगर वेरीफाइड है तो, अगर वेरीफाइड नहीं है तो जो चर्च बोल रही है वो गलत है। पर सवाल ये उठता है कि वेरीफाई कैसे करेंगे। जब मैन के अंदर एक ही इनसिक्योरिटी आई कि नहीं यार चर्च जो है वो हमारे को गलत चीज़ें बता रही थी, अभी तक ऐसी चीज़ें बता रही थी जो सही नहीं है, तो लोगों ने कहा कि भैया चर्च की वो चीज़ पकड़ो जो चर्च यूज़ करके हमें बता रही थी, और वो थी बाइबल। अब लोगों ने बाइबल उठाई, उसकी प्रिंटिंग करी, प्रिंटिंग करके उसको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू उन्होंने 30-30 रुपये की जीरोक्स बना के येलो कलर के कवर लगा के भाई साहब मार्केट में उतार दिए। हर बुक स्टॉल पे जो है वो ऐसे फैले हुए पूरे। अब ये होने लगा कि जब लोगों ने वो 30-30 रुपये के जीरोक्स उठा के पढ़ने शुरू करे तो लोगों को लगा यार कमाल हो गया, चर्च जो बोल रही थी वो तो बिल्कुल अलग है, यहाँ पर तो बेसिकली बिल्कुल ही अलग चीज़ आ रही है। तो you see, when people realized that the church was not telling them the truth, they accepted the fact that we are not going to accept anything that the church says without verifying. And the best way to verify is that we'll pick up the source that the church uses to tell us what they are telling us. And that source is the Bible. So they picked up the Bible. They first printed the Bible, then got translated the Bible into vernacular languages so that they could all read. And as the message started spreading, people started questioning the authority of church. और जब लोगों ने चर्च की अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर दिया लोगों को, तो उस समय एक मूवमेंट स्टार्ट हुई यूरोप में रेनेसां के साथ साथ, जिसका नाम था रेफॉर्मेशन। अब जब ये रेफॉर्मेशन की मूवमेंट आई तब क्या हुआ, इस रेफॉर्मेशन के मूवमेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये हुई कि लोगों ने चर्च को ये बोला कि अब आप चेंज करिए, अब आप बदलाव करिए। और ऑब्वियस ही बात है चर्च किंग के साथ जुड़ी हुई है, चर्च और किंग मिलकर पूरी सोसाइटी को सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है क्लैश होना था, केओस होना था, क्राइसिस होना था। तो आफ्टर रेनेसां रेफॉर्मेशन एंड दीज जोग्राफिकल डिस्कवरीज, यूरोप डिसेंडेड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिविल वॉर। ये सिविल वॉर जो यूरोप में स्टार्ट हुई 1648 में जाके ख़त्म होती है जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन होता है। अब जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन होता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि रिलीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। So when the peace of Westphalia is signed, the religion gets separated from politics. And when the religion gets separated from politics, then one thing is very important. That अब जो politics आई, जो nation states आए, kings आए, उन्होंने बोला कि भाई अब हम ट्रेड करेंगे, वेलफेयर करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जितने भी ये नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए, all these nation states with powerful kings, monarchs, whosoever they were, they started aggressively doing trade. They started telling man that there is no limit on your thinking. You are creative, you are free, you are creative to decide whatever you want to. तो लोगों को जब ये फ्रीडम नई मिली सोचने की, तो ये सोचने की जो नई फ्रीडम, जो उनकी थिंकिंग के ऊपर कैप्स लगे हुए थे, वो कैप्स हटा दिए। तो ये फ्रीडम और क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट करी दो जगह पे। फिलोसफिकली मैनिफेस्ट करी इन द फॉर्म ऑफ इनलाइटनमेंट, इकोनॉमिकली ये मैनिफेस्ट करी इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस ही बात है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कंसेप्चुअलाइज हुई। जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कंसेप्चुअलाइज हुई तो एक चीज़ तय हो गई दोस्तों कि यूरोपियन कंट्रीज़ नाउ नीडेड रिसोर्सेज।
यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहे हो, नई नई इंडस्ट्रीज़ बना रहे हो, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाओगे तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कि आपको एक तरीके से रिसोर्स चाहिए होगा। तो ये रिसोर्सेज लाने के लिए ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया कॉलोनाइजेशन, और इस प्रोसेस में इंडिया एक तरीके से ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गई। अब आप एक चीज़ समझो, यूरोपियंस ने कॉलोनाइजेशन क्यों किया? क्योंकि यूरोपियंस अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते थे और उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, और इस रिसोर्स को गैदर करने के प्रोसेस में दे अंडरटुक व्हाट इज कॉल्ड एज कॉलोनाइजेशन। आज की डेट में चाइना इज एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। चाइना आज की डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहता है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, और उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए चाइना ने क्या किया? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंसेप्चुअलाइज किया। थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना इज ट्राइंग टू बेसिकली अगेन engage with countries in a manner that it tries to just take away and snatch away their resource. That is why China is today called as a neo-colonialist power. इसीलिए आज की डेट में चाइना को हम बोलते हैं कि इट इज़ इंडल्जिंग इन व्हाट इज कॉल्ड एज नियो कोलोनियलिज्म, जस्ट लाइक द यूरोपियंस वर डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज कोलोनियलिज्म। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इस कोलोनियलिज्म का इंडिया पे इवेंचुअली क्या इम्पैक्ट हुआ वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।